स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम करेंगे मौर्य काल से संबंधित जितने भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते हैं हर एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे दोस्तों। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर इस पीडीएफ के अंदर दोस्तों सारे क्वेश्चन डाले हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हो, अशोक से संबंधित हो, चाहे बिंदुसार से संबंधित हो। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों। और इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद मौर्य काल से संबंधित आपका कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, मौर्य काल का साहित्य। हाँ जी दोस्तों, मौर्य काल का साहित्यिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए ब्राह्मण साहित्य, ऑप्शन बी बौद्ध साहित्य, ऑप्शन सी जैन साहित्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि मौर्य काल का साहित्यिक जो स्रोत है, तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ये उपरोक्त सभी। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट जो ब्राह्मण ग्रंथ या जो ब्राह्मण साहित्य हैं उनकी हम बात करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की, तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर आपको दोस्तों याद रखना है, ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों अगर मैं लिखूं, सबसे पहले क्या आता है? पुराण। उसके बाद में कौटिल्य, कौटिल्य यानी चाणक्य। कौटिल्य द्वारा रचित कौन सी बुक? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र दोस्तों नाम है इसका, लेकिन ये जो बुक है ये राजनीतिक जो जीवन है उसके ऊपर लिखी गई है, राजनीति के ऊपर बुक है। तो ध्यान रखना है आपको, अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है ये, इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है ये बुक। इसका नाम सिर्फ अर्थशास्त्र है, ये राजनीति पे लिखी गई है। उसके बाद में विशाखा दत्त, विशाखा दत्त या विशाख दत्त बोलते हैं जिसको, विशाख दत्त की बुक है एक, मुद्रा राक्षस। ये दोस्तों वही जो ग्रंथ हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का। उसके बाद में दोस्तों कल्हण के द्वारा, कल्हण के द्वारा लिखी गई बुक राज तरंगिणी, राज राज तरंगिणी। इसमें क्या है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस में भी मिलती है, अर्थशास्त्र में मिलती है और पुराण में भी मिलती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें देव की, सोमदेव की, बहुत इंपॉर्टेंट शास्त्र है जिसको बोलते हैं हम सरित सागर, सरित सागर। हाँ जी दोस्तों, इसके बाद बात करें हम क्षेमेंद्र। हाँ जी दोस्तों, क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र का एक ग्रंथ है दोस्तों जिसको बोलते हैं हम वरहित कथा मंजरी, वरहित कथा मंजरी। तो ये सारे के सारे जितने भी हमने ब्राह्मण ग्रंथों की बात की है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। आपसे ये पूछ लेंगे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र बताओ किसने लिखी? कौटिल्य ने। आपसे ही पूछ लेंगे मुद्रा राक्षस किसने लिखी? तो विशाख दत्त ने। आपसे पूछ लेंगे राज तरंगिणी किसने लिखी? तो कर्ण ने लिखी। आपसे पूछ लेंगे सरित सागर किसने लिखी? सोमदेव ने लिखी। आपसे पूछेंगे वर्धित वरहित कथा मंजरी किसने लिखी? तो क्षेमेंद्र ने लिखी। ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए डिस्कस की गई है। तो आपको ये याद रखना है, ब्राह्मण जो है साहित्य, ये वो ब्राह्मण साहित्य थे जिनमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसके बाद बात करेंगे हम बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य की। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें भद्रबाहु, भद्र बाहु का कल्पसूत्र। आपसे दोस्तों डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो भद्र बाहु द्वारा कल्पसूत्र लिखा गया, ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद में
हेमचंद्र। हेमचंद्र भी दोस्तों कौन था? जैन विद्वान था या जैन भिक्षु था। तो हेमचंद्र का दोस्तों आपको याद रखना है परिशिष्ट। हाँ जी दोस्तों, परिशिष्ट, परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन किसका? हेमचंद्र का। अब आइए बात करते हैं किसकी? बौद्ध ग्रंथ की। बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं। तो बौद्ध ग्रंथों से कौन से ऐसे बौद्ध ग्रंथ हैं जिनसे मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है? दोस्तों, दीपवंश से मिलती है। दीप वंश, हाँ जी दोस्तों, दीपवंश से मिलती है। महावंश से मिलती है। महावंश टीका, हाँ जी दोस्तों, महावंश टीका। टीका क्या होती है दोस्तों? एक ग्रंथ के ऊपर दोबारा लिखी गई जो पुस्तक है, या किसी ग्रंथ के बारे में और जो गलतियां उसके अंदर रह गई थी, उस गलतियों को ठीक करके या उनके ऊपर है जो एक नई बुक लिखी जाती है, जिस बुक के बारे में ये बताया जाता है कि पिछली जो बुक है उसमें कहाँ सुधार की जरूरत थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, महाबोधि, महाबोधि वंश। हाँ जी दोस्तों, महाबोधि वंश, महाबोधि वंश, ये एक ही बुक का नाम है। उसके बाद में दिव्य वदान, दिव्य वदान, दिव्य वदान, ये सभी बहुत ही ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ नहीं है। एक ऑप्शन में दे देंगे दीपवंश, एक में दे देंगे महावंश, एक में दे देंगे ये दिव्य अवदान, एक में दे देंगे कोई और। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, जो कि अक्सर एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो उनमें ये पूछ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी बनता है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि हमने अभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पूर्व मौर्य काल। हाँ जी दोस्तों, पूर्व मौर्य काल। और पूर्व मौर्य काल में हमने 3 वंश देखे थे, जिनको याद करने की जो ट्रिक है वो क्या थी? हसीन। हाँ जी दोस्तों, हसीन। हसीन यानी ऐसे हर्यक वंश देखा था, जिसको हम पितृंता वंश के नाम से भी जानते हैं। और सी से शिशुनाग वंश। और दोस्तों, न से नंद वंश। तो हमने ये देखा था दोस्तों कि नंद वंश का अंतिम जो शासक था, जिसका क्या नाम था? धनानंद। हाँ जी दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। धनानंद के समय दोस्तों, चाणक्य नाम का आचार्य था दोस्तों। चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चाणक्य आचार्य थे, कहाँ पे थे? तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर जो विश्वविद्यालय उस टाइम हुआ करता था, वहाँ पे क्या थे? ये आचार्य थे। तो इन्होंने एक बच्चे को रेडी किया, उसको सिखाया, और उस बच्चे का नाम क्या था? उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ जी दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य उस बच्चे का नाम था। और धनानंद को दोस्तों गद्दी से हटा के, धनानंद को गद्दी से हटा के चाणक्य ने किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठा दिया, और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। तो दोस्तों, आपसे ये पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, सी अशोक, डी अजातशत्रु। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? हाँ जी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है वेनसांग, ऑप्शन सी फाहियन, डी चाणक्य। तो दोस्तों, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और चाणक्य को दोस्तों कौटिल्य, हाँ जी दोस्तों, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य या विष्णु गुप्त के नाम से जानते हैं, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों।
मेगास्थनीज, मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है दोस्तों। और क्यों आता है दोस्तों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर के साथ। सेल्यूकस निकेटर जब युद्ध में हार जाता है तो वह अपनी जो पुत्री है, उस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है, और साथ में जो अपना राजदूत बनाकर, जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज, और इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ता है या मेगास्थनीज को देता है। तो मेगास्थनीज कहाँ रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहता है, आपको ध्यान रखना। और मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई बुक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई बुक का नाम इंडिका है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। हाँ जी दोस्तों, अति महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों, हवेनसांग। हवेनसांग दोस्तों 7वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण राजा हुआ करता था, हिंदू राजा, जिसको हम हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं। हाँ जी दोस्तों, हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी दोस्तों थानेसर हुआ करती थी। थानेसर बाद में ये अपनी राजधानी को कहाँ ले जाता है? कन्नौज ले जाता है दोस्तों। कन्नौज ले जाता है दोस्तों, और इस जिसका शासनकाल हम 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के काल में आता है। और ह्वेन-सांग दोस्तों चीनी यात्री था। हाँ जी दोस्तों, चीनी का मतलब मीठा यात्री नहीं दोस्तों, चीनी मतलब चीन से आया हुआ यात्री था, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ह्वेन-सांग ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम भी आप ध्यान रखें। ह्वेन-सांग ने लिखी थी सी यू की। हाँ जी दोस्तों, सी यू सी यू की वेनसांग द्वारा लिखी गई। आगे बात करते हैं दोस्तों फाइयान। तो फाइयान दोस्तों, आगे जब हम गुप्त वंश देखेंगे दोस्तों, गुप्त वंश के बारे में जब हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में, तो हम ये देखेंगे कि चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय नाम का एक शासक होगा गुप्त वंश के अंदर। इसके राज दरबार में दोस्तों फाहियान आता है। और फाहियान ने एक बुक लिखी दोस्तों। फाहियान ने एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम क्या है? क्यो क्यो की। हाँ जी दोस्तों, क्यो की। और यह भी दोस्तों क्या था? चीनी यात्री। हाँ जी दोस्तों, यह भी क्या था? चीनी यात्री। चीनी मतलब मीठा नहीं दोस्तों, चीनी है, चीन से, चाइना से आया हुआ यात्री था, तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन भिक्षु से शिक्षा ली? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम दोस्तों ये भी देखेंगे, मौर्य वंश के अंदर एक शासक जो है जैन धर्म को मानता है, एक शासक दोस्तों बौद्ध धर्म को मानता है, एक शासक का मन किया दोस्तों तो वो आजीविक संप्रदाय को मानता है। तो यानी धर्म के नाम पे यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं था, सारे धर्म को इक्वल समझा जाता था दोस्तों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका दोस्तों ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए पार्श्वनाथ। दोस्तों पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए थे। हाँ जी दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए थे। और दोस्तों ये काशी के राजा, हाँ जी दोस्तों काशी यानी वाराणसी, वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछ लेते हैं दोस्तों कि पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और दोस्तों अश्वसेन ने 80 घाट का निर्माण करवाया था। 80 घाट का निर्माण करवाया था। 80 घाट का निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों ऋषभदेव। ऋषभदेव दोस्तों जिनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, जैन धर्म का संस्थापक, और जो कि पहले यानी प्रथम क्या थे? तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर थे। और ये अयोध्या के राजा के पुत्र थे, ये आपको ये ध्यान रखना है। इनके जो पिता थे वो अयोध्या के राजा थे। आगे बात करते हैं भद्रबाहु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो बन जाता है ऑप्शन सी, भद्रबाहु। लेकिन महावीर स्वामी जी के बारे में भी एक पॉइंट ध्यान रखना कि ये 24वें तीर्थंकर थे। ये 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों। और दोस्तों इनको वास्तविक वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का। हाँ जी दोस्तों,
वास्तविक वास्त वास्तविक वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किनको? महावीर स्वामी को। और दोस्तों पहचान की बात करें, पार्श्वनाथ की जो पहचान या जो प्रतीक है वो सांप को मानते हैं, अति महत्वपूर्ण है। ऋषभ देव की जो पहचान है वो बैल को मानते हैं, बैल या सांड जिसको बोलते हैं। महावीर स्वामी की पहचान है सिंह या शेर को मानते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो आपसे डिस्कस करती हैं। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अंतिम समय कहाँ बिताया गया? हाँ जी दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य अपना शासन अच्छे से करता है। अपना जो है कार्यकाल पूरा करने के बाद जब उसको ये लगता है कि अब बस बहुत हो चुका, अब मुझे राजपाट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कहीं और चलता हूँ, एकांत में चलता हूँ, तो दोस्तों बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं, जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा। और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का इंटरेस्ट कम हो जाता है राजपाट में, जो कि एक राजा के उसूल के खिलाफ होता है, क्योंकि दोस्तों राजा उसी वक्त तक कामयाब हो सकता है जब तक वो राजा की पॉलिसी पर रहे, राजा के धर्म। तो चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अंतिम समय कहाँ बिताया गया। वाराणसी, ऑप्शन बी गया, सी श्रवण बेलगोला, ऑप्शन डी मगध। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनता है, श्रवण बेलगोला, यानी कर्नाटक के अंदर कर नाटक। हाँ जी दोस्तों, क्या करो? नाटक करो। तो दोस्तों नाटक मत करो। ये कर्नाटक हमारे एक राज्य का नाम है साउथ के अंदर, तो कर्नाटक के अंदर अंतिम समय चंद्रगुप्त मौर्य का बिताएगा, तो ये ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। जस्टिन व स्टैरबो के द्वारा, हाँ जी दोस्तों ये कौन थे? इतिहासकार थे। नाम से ही आपको ये पता चल रहा है कि ये कौन थे? विदेशी थे। के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहकर पुकारा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहकर पुकारा गया? ऑप्शन ए सेंड्रोकोट्स, ऑप्शन बी एंड्रोकोट्स, ऑप्शन सी एस साधारण राजा, ऑप्शन डी महाराजा धीराज। तो दोस्तों अगर हम बात करें, देखो सेंट्रोकोट्स क्या होता है? सेंट्रोकोट्स के बारे में कहा गया है कि इसके पास क्या थी? 6 लाख 6 लाख सैनिकों, हाथी घोड़ों की सेना थी। एंड्रोकोट्स को कहा गया कि 1 लाख सैनिकों और हाथी घोड़ों की फौज थी। तो दोस्तों जस्टिन स्ट्रबो के द्वारा इसको सेंट्रोकोट्स कहा गया है। याद आप कैसे रखेंगे दोस्तों? ये क्या स्टर्बो, मुझे इसका नाम भी नहीं बोलना आ रहा, स्टर्बो, ठीक है। और से ही दोस्तों ये क्या हो जाएगा? सेंट्रोकोट्स। तो अगर आपको नाम बोलना नहीं आ रहा तो आप से रिलेट करके इसको पढ़ लेना। जस्टिन वेस्टर्बो ने सेंट्रोकोट्स कहकर पुकारा। किसको कहकर पुकारा? चंद्रगुप्त मौर्य को। हाँ ये मत भूल जाना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंड्रोकोट्स 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 किसने बोला दोस्तों? तो एरियन, हाँ जी दोस्तों एरियन, एलियन नहीं, एरियन। और दूसरे का नाम था प्लूटॉक। हाँ जी दोस्तों प्लूटॉक और एरियन ने इसको एंड्रोकोट्स कहकर पुकारा, जिसका मतलब था 1 लाख सेना वाला। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? ए से एक और ए से क्या होगा? एरियन। तो याद रख लेना 1 लाख सेना यानी एरियन और प्लूटॉक। दोस्तों एक से, देखो ए से 1 लाख, ए से एरियन और ए से एंड्रोकोट्स, याद रह जाएगा। से सेंड्रोकोट्स और से क्या हो जाएगा? स्टर्बो। तो आप ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 340 बी, ऑप्शन बी 305, ऑप्शन सी 306, ऑप्शन डी 300, ये 6 कर दिया, इसको 7 मान लेते हैं चलो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी बी हो जाता है, 307। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन है बी होता है, 305। हाँ जी दोस्तों 305 ईसा पूर्व। दोस्तों 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है, किसके साथ होता है दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर के साथ, जो कि क्या था? यूनान का शासक। हाँ जी दोस्तों यूनान का शासक था सेल्यूकस, सेल्यू सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर था, निकेटर यूनान का शासक। और दोस्तों यूनान का शासक जो है सेल्यूकस निकेटर, ये हार जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से। और हारने के बाद अपनी पुत्री, यह अपनी पुत्री
कार्नेलिया, हाँ जी दोस्तों, जेनेलिया नहीं, जेनेलिया नहीं दोस्तों, कार्नेलिया। क्या लिया? कार्नेलिया। तो दोस्तों, अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है दोस्तों। और साथ में ही ध्यान रखना, ये मेगास्थनीज को, मेगास्थनीज जो कि क्या था, राजदूत था, मेगास्थनीज को दरबार में छोड़ देता है। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ देता है और कहता है कि ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य कहीं मेरी छोरी को परेशान ना करे, उसके साथ मारपीट ना करे, उसके साथ दुर्व्यवहार ना करे, या और दूसरी शादियां करके कहीं मेरी लड़की को ये मुश्किल में ना रखे, परेशानी में ना रखे। तो दोस्तों, ये सिर्फ मजाक था। तो आप ये याद ये रखें कि यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ 305 ईस्वी में युद्ध हुआ। और दोस्तों, किसकी पुत्री सेल्यूकस निकेटर की? कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। और साथ में ही मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत है, वो कहाँ छोड़ दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसने आगे चलकर इंडिका नाम की पुस्तक लिखी। और इंडिका दोस्तों बहुत बड़ा सोर्स साबित हुई। हाँ जी दोस्तों, इंडिका इंडिका जो पुस्तक है वो इतिहास का बहुत बड़ा सोर्स, स्रोत साबित होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ आ गया होगा। सेल्यूकस निकेटर का कौन सा राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी वेनसांग, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो दोस्तों, फाहियान दोस्तों चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय बताया था अभी आपको। उसके बाद में फिर कर लेते हैं रिपीट, ताकि आपको याद हो जाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चीनी यात्री था दोस्तों, चीनी यानी चाइना से आया हुआ। और दोस्तों, इसने बुक लिखी थी कौन सी? पो, क्यो, की। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेगास्थनीज दोस्तों, ये आप ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और दोस्तों, यूनान का था ये। और इसने बुक कौन सी लिखी? इंडिका लिखी। कौन सी बुक लिखी? इंडिका लिखी। और आगे देखते हैं, वेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के समय में आया। और इसने दोस्तों कौन सी बुक लिखी? सीयू की लिखी। इब्न बतूता की भी बात करते हैं। और दोस्तों, इब्न बतूता की आगे हम मध्यकालीन भारत में भी बात करेंगे, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ जी, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के टाइम में आता है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। और ये एक प्यारी सी बुक लिखता है, जिसका नाम क्या है? रेहला। तो रेहला किसकी बुक है? इब्न बतूता की। आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैन में बौद्ध ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का बताया गया है? देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को आप ध्यान रखना कि बौद्ध जो थे, बौद्ध और जैन, चंद्रगुप्त मौर्य को और मौर्य साम्राज्य को या मौर्य वंश को अच्छा बताएंगे। क्यों? क्योंकि मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे, इन्होंने बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। जैन धर्म को भी माना दोस्तों। तो दोस्तों, ये हम देखते हैं कि जो जैन और बौद्ध विचारधारा है, जैन और बौद्ध विचारधारा इसको ये कहेगी कि ये क्या है? क्षत्रिय है, यानी ऊंचे कुल का है। जबकि दोस्तों, ब्राह्मण विचारधारा इसको ये बोलेगी कि नहीं, ये क्या है? शूद्र है। ब्राह्मण विचारधारा दोस्तों याद रखना है, मौर्य वंश को शूद्र बताती है। और दोस्तों, विदेशी की बात करेंगे हम। विदेशी जो भी आएंगे, विदेशी ये बोलेंगे कि ये साधारण कुल का है। विदेशी क्या बोलेंगे? साधारण कुल का है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए राइट ए राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। जैन व बौद्ध ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल का बताया गया। अब दोस्तों, बात करें शूद्र। शूद्र देखो, शूद्र इसको कौन बोलेंगे? ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण है, वो बोलेंगे शूद्र। क्योंकि इसने हिंदू धर्म के लिए इतना कुछ नहीं किया, इसने किसके लिए किया? जैन और बौद्ध के लिए। और हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि विशाख दत्त
हाँ जी दोस्तों, विशाख दत्त, जो कि खुद के एक ब्राह्मण विद्वान है, वो अपनी बुक में लिखता है, किसमें, मुद्रा राक्षस में लिखेगा, मुद्रा राक्षस में लिखेगा, राक्षस में लिखेगा दोस्तों। तो क्या लिखेगा बताइए, जब एक ब्राह्मण है मौर्य वंश के बारे में लिखेगा, तो क्या लिखेगा वो दोस्तों, इसको शूद्र और निम्न कुल का ही तो लिखेगा। क्यों लिखेगा, क्योंकि मौर्य वंश के जितने भी राजा हुए दोस्तों, उन्होंने या तो जैन के लिए, जैन धर्म के लिए काम किया, या बौद्ध धर्म के लिए काम किया, या आजीवक के लिए, इसलिए उन्होंने इसको ऊंचे कुल का नहीं माना। विदेशी जो भी आएंगे दोस्तों, विदेशी इसको बोलेंगे कि ये क्या है, साधारण कुल के हैं, वो भी इसको क्षत्रिय नहीं मानेंगे। सिर्फ और सिर्फ जैन और बौद्ध ग्रंथ में जो है, चंद्रगुप्त मौर्य को या मौर्य वंश को क्षत्रिय वंश कहा गया। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अति महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों, कि एक भारतीय इतिहासकार है। हाँ जी दोस्तों, भारतीय इतिहासकार जिनका नाम रोमिला थापर है, जिनका नाम रोमिला थापर है। तो रोमिला थापर एकमात्र भारतीय इतिहासकार है जिन्होंने ये कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश जो था, एक वैश्य वंश था, एक वैश्य समाज से बिलोंग करता था, या इनका संबंध वैश्य समाज से था। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है रोमिला थापर वाला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त बस्ती कहाँ बसाई? हाँ जी दोस्तों, चंद्रगुप्त बस्ती कहाँ बसाई? ऑप्शन ए चंद्रगिरी पर्वत, ऑप्शन बी हिमालय पर्वत, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी विंध्याचल। तो दोस्तों चंद्रगिरी जो पर्वत है दोस्तों, वो चंद्रगुप्त, वहां पे चंद्रगुप्त बस्ती बसाई गई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और ये कहाँ पे है, ये भी कर्नाटक के अंदर है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि अपने अंतिम समय में श्रवण बेल गोला जाता है, कहाँ जाता है, श्रवण बेल गोला। हाँ जी दोस्तों, कौन सा गोला, श्रवण बेल गोला, श्रवण बेल गोला जाता है, और वहां पे चंद्रगुप्त बस्ती बसा देता है। तो ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार किस धर्म या विचारधारा को मानता था? बिंदुसार जो था, बिंदुसार कौन था? बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी विचारधारा को माना? जैन को माना, जैन को माना। बिंदुसार आजीवक को मानेगा, और बिंदुसार का लड़का कौन, अशोक, बिंदुसार का पुत्र, वो ये बोलेगा कि मैं बौद्ध, मुझे बौद्ध धर्म अच्छा लगता है। ठीक है भाई, ठीक है। तो यानी धर्म से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं था इनके अंदर। तो दोस्तों बिंदुसार किस धर्म या विचारधारा को मानता था? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी ये ताजीवक नहीं है, ये गलती होगी है टाइपिंग में, ये आजीवक है। आज दोस्तों आजीवक, आजीवक संप्रदाय। ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी वैष्णव, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। आजीवक संप्रदाय या आजीवक विचारधारा को मानता था, कौन मानता था? बिंदुसार। आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला का विद्रोह किसने दबाया, जिसके लिए बिंदुसार ने आदेश दिए? दोस्तों बिंदुसार के लड़के थे, कौन कौन थे? सुसीम और अशोक। तो बिंदुसार ने कहा तक्षशिला के अंदर विद्रोह हो गया, तो जाइए उसको दबा के आइए। तो सबसे पहले सुसीम को भेजा, और सुसीम उस विद्रोह को दबा नहीं पाया दोस्तों, जबकि सुसीम को भेजा गया था। ये भी ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछ ले कि तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए सर्वप्रथम किसको भेजा गया, तो उस कंडीशन में राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा? ये होगा सुसीम। लेकिन आपसे ये कहे कि तक्षशिला का विद्रोह दबाया किसने भाई, तो उस टाइम इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। तो इसका बी राइट आंसर होगा दोस्तों। सुसीम को भेजा लेकिन वो नहीं दबा पाया, और इसका जो विद्रोह है वो किसने दबाया? अशोक ने दबाया। अशोक ने इस यहाँ तक्षशिला का विद्रोह दबाया। तो ये देखकर बिंदुसार ने उसको वहां का क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया? गवर्नर। नर तो ये था ही पहले से ही, इसको गवर्नर बना दिया, तो गवर्नर। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखें आप। आगे बढ़ते हैं। दशरथ, दशरथ ये लास्ट में आएगा। उदाइन आपको याद रखना है। उदाइन दोस्तों हर्यक वंश से संबंधित था, और ये दोस्तों ये किसका पुत्र था? उदाइन, उदाइन पुत्र था अजात शत्रु का। किसका? अजात शत्रु का। ये ध्यान रखना। अजात शत्रु दोस्तों किसका पुत्र था? तो ये बिंबिसार का। हाँ जी दोस्तों, बिंदुसार का नहीं, बिंबिसार। बिंबिसार और बिंदुसार अलग अलग हैं। ठीक है, ये हर्यक वंश के हैं सारे, तीनों के तीनों। तो आगे बढ़ते हैं।
बिंदुसार के समय में मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए डाइमेकस, ऑप्शन बी टॉलमी द्वितीय, ऑप्शन सी डाइनिसियस, ऑप्शन डी इब्ने बतूता। तो दोस्तों बिंदुसार के समय में देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया। मेगास्थनीज ने एक भला काम किया कि इंडिका किताब लिख किया, जिससे उस समय के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। तो अब मेगास्थनीज तो बूढ़ा हो गया, मर गया बेचारा। अब उसके बाद उसके बाद आएगा कौन? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद डाइमेकस आ जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाता है दोस्तों। तो और इसी के साथ साथ आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, मिस्र का एक राजा हुआ करता था। हाँ जी दोस्तों, मिस्र यानी जिसको हम क्या बोलते हैं वर्तमान में, इजिप्ट बोलते हैं, जहाँ पे क्या है, पिरामिड है बड़े बड़े। ठीक है, पिरामिड बड़े बड़े हैं। वो कौन सा देश है? पिरामिडों का देश कौन सा है? मिस्र है। ठीक है दोस्तों, मिस्र का एक राजा था और मिस्र के राजा का नाम था, क्या नाम था? टोलमी द्वितीय। हाँ जी दोस्तों, कौन सा द्वितीय? टोलमी द्वितीय। टोलमी द्वितीय ने फिलोडेल्फस फिलोडेल्फस ठीक है, फिलोडेल्फस इसका नाम है आगे, लेकिन आप ये इतना याद रखेंगे कि टोलमी द्वितीय ने डायनेसियस, जी दोस्तों देखो, रिपीट करते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मिस्र का राजा था, कौन था? टोलमी द्वितीय। टोलमी द्वितीय ने डायनीसियस को अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा। ये आपको ध्यान रखना है। इब्न बतूता एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है और एक किताब लिख के जाता है, रेहला। और ये कहाँ से आया था? ये भी मोरक्को से आया था। मोरक्को दोस्तों कहाँ है? मिस्र के पास ही है मोरक्को। और मोरक्को से दोस्तों आपको याद रखना है, एक हमारी बॉलीवुड की प्यारी सी अभिनेत्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोरा फतेही। नोरा फतेही नोरा फतेही दोस्तों कहाँ की है? मोरक्को की है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, जीके का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो नोरा फतेही आप अपनी जानकारी के लिए भी रखो, और क्या पता किसी एग्जाम के अंदर पूछ लें, तो ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? हाँ जी दोस्तों, बौद्ध विद्वान था तारानाथ, उसने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? ऑप्शन ए 16, बी 17, सी 18, डी 19। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाता है, 16 राज्यों का विजेता बताया। आगे बढ़ते हैं। अशोक कब राजगद्दी पर बैठा? तो आपको बताना है कि अशोक कब राजगद्दी पर बैठा। ऑप्शन ए 268 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 269 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 270 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 271। दोस्तों इसका तो राइट आंसर ऑप्शन है बी बन जाता है, 269। 269 में बैठता है दोस्तों। 261 ईसा पूर्व में महत्वपूर्ण युद्ध होता है, कौन सा होता है? कलिंग का। और इसका जो है पूरा मन बदल जाता है कि हिंसा बुरी चीज है, अहिंसा के मार्ग पे चलो, और बौद्ध धर्म को अपना लेता है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है दोस्तों। तो ध्यान रखना। 269 ईसा पूर्व। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अशोक वर्धन, ऑप्शन सी स्वराज्य समराज सम्राज नहीं दोस्तों, सम्राट। ठीक है, डी महाराजा। तो इसका राइट आंसर तो बनता है ऑप्शन बी, अशोक वर्धन है बोला गया पुराणों के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अशोक की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए शुभद्रांगी, ऑप्शन बी महामाया, ऑप्शन सी त्रिशला, ऑप्शन डी यशोदा। तो दोस्तों ये माना जाता है कि उस समय एक क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम था चंपा, और चंपा का शासक दोस्तों एक ब्राह्मण था। हाँ जी दोस्तों, एक ब्राह्मण, एक वहां का राजा कौन था दोस्तों? ब्राह्मण था। उसकी पुत्री कौन थी? शुभद्रांगी। शुभद्रांगी का विवाह दोस्तों किसके साथ हुआ? बिंदुसार के साथ हुआ दोस्तों, बिंदुसार के साथ हुआ, और अशोक उसी का पुत्र था। अशोक की माता का क्या नाम था? शुभद्रांगी, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर होता है दोस्तों। महामाया दोस्तों, महामाया किनका नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था, ध्यान रखें। त्रिशला दोस्तों, महावीर स्वामी महावीर स्वामी की माता का नाम स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। यशोदा यशोदा दोस्तों, गौतम बुद्ध और महावीर दोनों की पत्नियों का नाम दोस्तों यशोदा था। दोनों की पत्नी का नाम क्या था?
यशोदा था। तो आप ध्यान रखना। दोनों की पत्नियों का नाम क्या था? यशोदा था, इसलिए दोनों ही ज्ञान की प्राप्ति में घर बार छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति में निकल पड़े। ध्यान रखना दोस्तों। अशोक के समय में कौन सी बौद्ध महासंगति हुई? अशोक के समय में कौन सी बौद्ध महासंगति हुई? प्रथम, द्वितीय, तीसरी, चौथी? तो दोस्तों, दोस्तों प्रथम जो होती है वो होती है हर्यक वंश का शासक था। कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु के समय में होती है दोस्तों। ध्यान रखना। और दोस्तों कहाँ होती है? राजगृह के अंदर होती है। राज राजगृह, राजगृह में होती है। कब होती है दोस्तों? महात्मा बुद्ध की मृत्यु होने पर ही होती है, 483 ईसा पूर्व, ध्यान रखें। दूसरी जो होती है दोस्तों, दूसरी बुद्ध संगति कहाँ होती है? काला शोक के टाइम। काला शोक के टाइम। काला शोक दोस्तों कौन से वंश का था? इस ये था शिशुनाग वंश का। ये आपको ध्यान रखना है। स्थान दोस्तों वैशाली। आपको ध्यान रखना है। स्थान तो आप आई होप भूलोगे नहीं। जितनी भी बौद्ध महासंगति हुई है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चारों स्थान याद रखने की ट्रिक। तो वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देखिए, उस ट्रिक से आपको ये चारों स्थान याद हो जाएंगे। तो दोस्तों समय पूछे 383 ईसा पूर्व, यानी इसके 100 साल बाद। तीसरी जो होती है दोस्तों वो अशोक के समय होती है। हाँ जी दोस्तों, तीसरी होती है अशोक के समय। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र में होती है। समय आपसे पूछे तो 250 ईसा पूर्व में होती है। चौथी दोस्तों होती है कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। और कहाँ होती है दोस्तों? कुंडल वन। कुंडल वन। अब कुंडल वन कहाँ है? कुंडल वन है कश्मीर के अंदर। हाँ जी दोस्तों, कश्मीर के अंदर कुंडल वन है। और ये कब? 78 एडी में होती है दोस्तों। तो इसका आप ध्यान रखें। तो अशोक के टाइम कौन सी होती है? तीसरी होती है। ये मैंने आपको सारे पॉइंट समझा दिए। आगे बढ़ते हैं। अशोक के द्वारा कौन से नगर की स्थापना की गई? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर श्रीनगर हो जाता है दोस्तों। अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 262, ऑप्शन सी 263, डी 264। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन है कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ? आक्रमण हुआ, जिससे जिसके बाद अशोक का क्या हो गया? मन परिवर्तन हो गया और बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा के मार्ग पर चलना स्वीकार किया। आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने अहिंसा का मार्ग अपनाया? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी कश्मीर, सी कलिंग, डी कर्नाटक। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर मिल गया। ऑप्शन है सी कलिंग। आगे बढ़ते हैं। किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? हाँ जी दोस्तों, किसी बुद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी सुभद्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन है बी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर डाले हैं सारे इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उस पे जाइए, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं इसमें। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की पहाड़ियां, हाँ जी दोस्तों, बराबर की पहाड़ियों की कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया? तो दोस्तों अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। दोस्तों 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, तो यानी ऑप्शन है ए राइट आंसर हो जाता है। अब ये 4 गुफाएं दोस्तों कौन कौन सी थी जो कि अति महत्वपूर्ण है दोस्तों? अति महत्वपूर्ण आपको याद रखनी है ये चारों, क्योंकि ये एग्जाम में रिपीट हो चुकी हैं, पूछी नहीं जा चुकी, रिपीट हो चुकी हैं, इसलिए याद रखना है। एक का नाम क्या है? एक का नाम है दोस्तों कर्ण। कर्ण, चौपार, सुदामा। हाँ जी दोस्तों, गुफाओं का नाम है ये। सुदामा और विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी। तो आप ये याद रखना, अशोक ने आजीविक संप्रदाय के लिए ये 4 गुफा बनवाई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र, हाँ जी दोस्तों, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? ऑप्शन है म्यांमार, बी कंबोडिया, सी श्रीलंका, डी चीन व जापान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनता है, श्रीलंका भेजा। और दोस्तों बौद्ध जो है धर्म है वो चीन और जापान के अंदर भी, जापान तो पूरा कंट्री बौद्धिस्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि
दोस्तों शुरुआत जो है बौद्ध धर्म की वो भारत के अंदर होती है, लेकिन बौद्ध धर्म को भारत के लोग नहीं समझ पाए दोस्तों, इसलिए भारत के अंदर इतना इसका जो है प्रचार प्रसार नहीं हुआ लोगों की सोच के कारण। जबकि दोस्तों बाहर के देशों ने जैसी बौद्ध बौद्ध धर्म की विचारधारा और विचारों को पढ़ा समझा दोस्तों, तो पूरे के पूरे देश जो है आप देखेंगे, एशियन कंट्री, काफी एशियन कंट्री दोस्तों बुद्धिस्ट है, प्योर बुद्धिस्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों भारत में शिलालेख का प्रचलन की सबसे पहले कौन लेकर आया शिलालेखों को? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी दशरथ। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर क्या बन जाता है? अशोक बन जाता है। अशोक ने शिलालेख का जो है परंपरा वो शुरू किया दोस्तों। तो शिलालेख का प्रचलन है किसके द्वारा? अशोक के द्वारा किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर बात करें अशोक ने अशोक ने दोस्तों अपने जो अभिलेख हैं दोस्तों, अभिलेख क्या होते हैं दोस्तों? जो लेख खुदवाए जाए, कहाँ पे खुदवाए जाए? पत्थर पे खुदवा दें, धातु पे खुदवा दें, कहीं पे, वो क्या होते हैं? लेख होते हैं। अगर इसमें हम शिलालेख की बात करें, शिलालेख यानी जो पत्थर पे लिखे गए दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, पत्थर पे लिखे गए, पत्थर पे लिखे गए होंगे तो सिंपल सी बात है, क्या होंगे? बड़े होंगे। उसके बाद दोस्तों स्तंभ लेख, हाँ जी दोस्तों, स्तंभ लेख स्तंभ पे लिखे गए। उसके बाद में गुहा लेख यानी छोटे लेख, गुहा लेख। तो बात करें दोस्तों शिलालेख, जो कि क्या थे? बड़े थे दोस्तों। और कितने थे? 14 थे। स्तंभ लेख दोस्तों कितने थे? 7 थे। गुहा लेख यानी छोटे, वो कितने थे? छोटे, कुल 13 थे। तो इनकी संख्या आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में नहीं है? कौन सी लिपि में नहीं है ये बताना है आपको, ये नहीं बताना कि कौन सी लिपि में है। ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी क्रोस्टी, ऑप्शन सी देवनागरी, डी ग्रीक अरमाइक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर तो आपको बनता है कि देवनागरी में सिर्फ अशोक के जो है शिलालेख नहीं है, इसके अलावा ब्राह्मी में भी है दोस्तों, क्रोस्टी में भी है, ग्रीक व अरमाइक में भी है। अब दोस्तों बात करते हैं हम ग्रीक व अरमाइक की। तो ये अभिलेख है दोस्तों कहाँ पे? अफगानिस्तान। तो दोस्तों अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी थी। आपको नहीं पता तो चेक कर लेना। जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार आती है, तो बुद्ध की मूर्तियों को दोस्तों जो कि ऐतिहासिक थी, इतनी साल पुरानी थी, सोच के देखो, वो उन्होंने उड़वा दी दोस्तों। तो ये भी एक विचारधारा है, अब क्या ही कर सकते हैं। आगे बात करें हम किसकी? खरोष्टे की। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, हाँ जी दोस्तों, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनकी जो लिपि कौन सी थी? खरोष्टी। तो यानी पाकिस्तान भी दोस्तों किसका? अशोक का। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको, अशोक के समय में जितना विस्तार साम्राज्य का था, आज तक इतिहास में किसी के समय नहीं था। क्योंकि पाकिस्तान देखेंगे, अफगानिस्तान देखेंगे, श्रीलंका देखेंगे, म्यांमार देखेंगे दोस्तों, ये सारा ही तो भारत का पार्ट था। ठीक है दोस्तों। और ब्राह्मी की बात करें तो दोस्तों शेष भारत जो बच गया, शेष यानी भारत बच गया, भारत के जो थे वो कौन से थे? ब्राह्मी लिपि में थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ देवनागरी लिपि के नहीं पाए गए, बाकी ब्राह्मी के पाए गए, खरोष्टी के पाए गए, ग्रीक व अरमाइक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अफगानिस्तान के अंदर थे दोस्तों, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अशोक के कितने स्तंभ लेख पाए गए हैं? स्तंभ लेख की संख्या बतानी है, तो उम्मीद करते हैं इसका तो आंसर मिल गया आपको, क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं 20-7। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अशोक के किस शिलालेख में पशु बल की निंदा की गई? स्टार लगाइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिखिए इसको। तो किस शिलालेख में, है ना, पशु बल की निंदा की गई? अशोक का कौन सा ऐसा शिलालेख था जिसमें पशु बल की निंदा की गई? ऑप्शन है पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। तो राइट आंसर ऑप्शन है, ये बनता है दोस्तों, पहले शिलालेख में पशु बल जो है उसकी निंदा की गई। जबकि खुद इतनी मार काट अशोक कर गया अपने टाइम में, बाद में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कहता है कि नहीं, पशु को भी नहीं मारो। अजीब अजीब आदमी थे यार, लेकिन चलो जो भी है। आगे देखते हैं, अशोक की तीर्थ यात्राओं की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? अशोक की तीर्थ यात्राओं की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन ए पांचवा, बी छठा, सी सातवां, आठवां, डी 13वां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन है सी बनता है दोस्तों, 7वें और 8वें में अशोक के तीर्थ यात्राओं की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं।
अशोक कलिंग युद्ध का वर्णन व अशोक के हृदय परिवर्तन की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए पांचवा, ऑप्शन बी छठा, सी सातवां व आठवां, डी 13वां। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी 13वें से मिलती है। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये जितने भी हैं आपसे पूछे जा रहे हैं शिलालेख, ये सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सर्वप्रथम किसको सफलता मिली? अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सर्वप्रथम किसको सफलता मिली? ऑप्शन ए टी फेंथलर, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी जे मार्टिन, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आपको ये स्टेट की बात करें या सेंटर की बात करें, किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करें शिलालेख को पढ़ने की सर्वप्रथम सफलता, तो पढ़े तो दोस्तों किसने पढ़े? 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली ये पढ़ने में। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कि खोज किसने की, तो खोज दोस्तों 1750 में की, किसने की? टीफे टेलर ने। टीफे टेलर ने 1750 में क्या की? खोज की। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दयाराम साहनी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज करता है 1921 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। आगे, अशोक के स्तंभ किस लिपि में लिखे गए? तो अशोक के स्तंभ किस लिपि में लिखे गए दोस्तों? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी ग्रीक व अरमाइक, ऑप्शन डी देवनागरी। तो दोस्तों भारत की बात करें हम, ठीक है दोस्तों, अगर भारत के व्यू से बात करें तो वो ब्राह्मी में थे दोस्तों, हमने देखे थे। पाकिस्तान की बात करें तो वो कौन से थे? पाकिस्तान के खरोष्टी के थे, है ना, पाकिस्तान के खरोष्टी के थे। और ग्रीक व अरमाइक अफगानिस्तान के थे दोस्तों, अफगानिस्तान के थे दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है, देवनागरी में नहीं थे। अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में लिखे गए? अगर इसमें थोड़ा सा ये जोड़ दिया जाए कि अशोक के स्तंभ की भारत से प्राप्त, हाँ जी दोस्तों, भारत से प्राप्त अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में लिखे गए? तो दोस्तों ब्राह्मी इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अशोक की तीर्थ यात्राओं की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? अशोक की तीर्थ यात्राओं की जानकारी, आई थिंक ये रिपीट हो गया दोस्तों। तीर्थ यात्राओं की जानकारी आपको पता है कौन से मिलती है शिलालेख से? हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही, ऑप्शन है सी, यानी 7वें और 8वें से। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अशोक के किस शिलालेख को रानी का अभिलेख भी कहा गया है? दोस्तों आपको बताना है किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा गया है। ऑप्शन है दिल्ली टोपरा, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी दिल्ली मेरठ, ऑप्शन डी रामपुरवा। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है दोस्तों। यह पहले, इसके बारे में ध्यान रखना है, यह पहले कौशाम्बी में था। प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ पे था दोस्तों? कौशाम्बी के अंदर स्थित था। लेकिन दोस्तों अकबर ने क्या किया? अकबर ने इसको उठवाकर अपने इलाहाबाद, हाँ जी दोस्तों, इलाहाबाद किले के अंदर ट्रांसफर इसको करवा लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली टोपरा की बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों फिरोज शाह तुगलक शासन में जब आया, फिरोज शाह तुगलक दोस्तों, तुगलक दोस्तों जब शासन में आया तो यह टोपरा से दिल्ली ले आया इसको, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली मेरठ की बात करें दोस्तों, तो यह पहले कहाँ पे था दोस्तों? मेरठ में था, बाद में इसको दिल्ली लेकर आया गया दोस्तों, किसके द्वारा? तो फिरोज शाह के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा है दोस्तों। रामपुरवा की बात करें दोस्तों, यह चंपारण बिहार में है, आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे है? चंपारण, चंपारण ही जहाँ पे गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। चंपारण, चंपारण बिहार के अंदर स्थित है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने किस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया? दोस्तों अशोक के किस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली? तो ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर, हम डिस्कस कर चुके हैं इसका। आगे बढ़ते हैं। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है। ऑप्शन ए पांचवा, बी छठा, सी सातवां, डी 13वां। तो दोस्तों सी, ऑप्शन सी राइट आंसर बनता है दोस्तों, सी यानी 7वां सबसे लंबा लेख था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अशोक साम्राज्य में मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व
हाँ जी दोस्तों, जब भी मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति होती थी, इनके चरित्र को जांचा परखा जाता था। इस प्रणाली को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए चरित्र परीक्षण, ऑप्शन बी ज्ञान परीक्षण है, ऑप्शन सी उपधा परीक्षण, ऑप्शन डी विचार परीक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनता है, उपधा परीक्षण बोलते थे इसको। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अशोक साम्राज्य में जासूस को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए गुप्त सूचक, ऑप्शन बी चर, ऑप्शन सी भेदक, ऑप्शन डी विदेशी। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी राइट आंसर होता है दोस्तों। जासूस किसको बोलते थे? सॉरी दोस्तों, जासूस को क्या बोलते थे? चर बोलते थे। आगे, अशोक साम्राज्य में प्रशासक को क्या कहा जाता था? हाँ जी दोस्तों, अशोक साम्राज्य में प्रशासक को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी जो इकाई थी प्रशासन की, सबसे छोटी इकाई प्रशासन की, सबसे छोटी इकाई वो क्या थी दोस्तों? ग्राम थी दोस्तों। क्या थी? ग्राम। ग्राम यानी गांव, जिसका क्या होता था? मुखिया होता था। और इस मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था, ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों बात करें, प्रांत का जो है विभाजन, प्रांत का विभाजन है किसके अंदर था? विषय के अंदर। विषय के अंदर था दोस्तों। और इसके जो हेड थे उसको बोलते थे विषयपति। हाँ जी दोस्तों, विषयपति इसके हेड को बोलते थे। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे प्रशासक में। प्रशासक में सबसे छोटा गोप था जो दोस्तों। गोप यानी 10 गांव के ऊपर, 10 गांव की यूनिट को, 10 गांव के यूनिट को, और उसके ऊपर जो होता था प्रशासक, उसको गोप बोलते थे। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में हम बात करें कि प्रशासक को क्या कहा जाता था, तो प्रशासक को ध्यान रखना है दोस्तों। प्रशासक, तो दोस्तों प्रशासक को कुमार, आर्यपुत्र, या या राष्ट्रिक, हाँ जी दोस्तों, या राष्ट्रिक कहा जाता था, ये ध्यान रखिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अशोक साम्राज्य में नगर रक्षा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए व्यवहारिक, ऑप्शन बी पौर, ऑप्शन सी नायक, ऑप्शन डी दुर्गपाल। दोस्तों इसका तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी बनता है दोस्तों। नगर रक्षा के अध्यक्ष को नायक कहा जाता था। दोस्तों व्यवहारिक की बात करें, दोस्तों व्यवहारिक किसको बोला जाता था? तो प्रमुख, प्रमुख न्यायाधीश, न्यायाधीश को व्यवहारिक बोला जाता था दोस्तों। पोर, पोर किसको बोला जाता था दोस्तों? पोर होता था दोस्तों शहर का कोतवाल। हाँ जी दोस्तों, यानी नगर का कोतवाल, उसको पोर बोलते थे दोस्तों। कोतवाल जो कि आज के टाइम में अगर हम बात करें पुलिस व्यवस्था जैसा सिस्टम। आगे दोस्तों बात करें, डी दुर्गपाल। दुर्गपाल दोस्तों कौन होता था? दुर्ग का रक्षा करने वाला। हाँ जी दोस्तों, दुर्ग रक्षक। जैसे कि आज के टाइम में हमारी क्या है? सीआईएसएफ और अन्य सैनिक बल। हाँ जी दोस्तों, जो भी अन्य सैनिक बल है उनके जैसा सिस्टम था। जो बेसिकली क्या करते थे? दुर्गों की रक्षा करते थे। आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन सिक्के को क्या कहा जाता था? अति महत्वपूर्ण दोस्तों, मौर्यकालीन सिक्के को। ऑप्शन ए टका, ऑप्शन बी रुपया, सी पर्ण, डी आना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनता है। मौर्यकालीन सिक्का क्या कहलाता था? पर्ण कहलाता था। आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी वेरी, एक बार और वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको दोस्तों, क्योंकि इससे संबंधित, सुदर्शन झील से संबंधित सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया, जो कि राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। अशोक ने दोस्तों इसका क्या करवाया? विस्तार करवाया दोस्तों, इसको थोड़ा सा बढ़वा दिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। रुद्रदामन ने इसका क्या किया? मरम्मत का कार्य किया, मरम्मत का काम किया, जो कि आगे एक शासक आता है। मरम्मत का काम किसने किया? रुद्रदामन ने। स्कंदगुप्त आता है, स्कंदगुप्त जो कि गुप्त वंश में हम आगे पढ़ेंगे। इसने क्या किया? इसकी और थोड़ी सी मरम्मत करवा दी। प्लस में वहां पे एक छोटा सा विष्णु मंदिर भी बनवा दिया दोस्तों। तो इन पॉइंट का ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अशोक का धम क्या है? हाँ जी दोस्तों, अशोक का धम क्या है? ऑप्शन ए, एक सामान्य आचार संहिता। बी, सभी धर्मों का एक समान मिल स्थल। ऑप्शन सी, एक नैतिक व्यवस्था। ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बनता है, सभी धर्मों का एक समान मिल स्थल है अशोक का धम। धम यानी धर्म। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? हाँ जी दोस्तों, आपको बताना है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों। महेंद्र, सुसीम, अशोक, वृद्धरथ मौर्य। तो दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर होता है, वृद्धरथ मौर्य अंतिम शासक था। आप ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वृद्धरथ मौर्य की हत्या किसके द्वारा की गई? दोस्तों वृद्धरथ मौर्य की हत्या किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन बी, अग्निमित्र। ऑप्शन सी, वासुदेव कर्ण। डी, सिमुक। दोस्तों इसका राइट आंसर बनता है, वृद्धरथ मौर्य का सेनापति था, जो कौन था? ब्राह्मण था दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग था। है ना, ये सेनापति था दोस्तों, सेनापति था, ये ध्यान रखना है। इसने वृद्धरथ मौर्य की हत्या कर दी दोस्तों, और शुंग वंश की स्थापना की। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की वृद्धरथ मौर्य की हत्या करके, जो कि सेनापति था वृद्धरथ मौर्य का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का काल क्या था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए आप इसको। मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल 322 से 261 ईसा पूर्व, 322 से 250 ईसा पूर्व, 322 से 185 ईसा पूर्व, 200 सॉरी दोस्तों 322 से 165 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका आंसर आप दे दोस्तों, और बताएं कि मौर्य साम्राज्य का काल कैसा था दोस्तों। दोस्तों अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लेकर आते रहें। और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि नई वीडियो जैसे ही आए तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए दोस्तों। और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो लेकर दोस्तों।